आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th बिजनेस स्टडी के चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उनका क्या काम होता है। साथ में यह भी जानेंगे कि बिजनेस कौन चला सकता है। और हाँ, इसमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे, तो पूरा चैप्टर को समझेंगे तो लास्ट तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो मेनली 5 प्रकार के होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम सभी को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। आइए सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस सब का ब्रेक डाउन करें तो सोल का मतलब ओनली यानी कि सिंगल, मेरा मतलब कि एक, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनर यानी कि मालिक। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो एक मालिक। इस बिजनेस में देखें तो ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है एक सिंगल ओनर के द्वारा, यानी कि एक मालिक के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। आपने बिल्कुल सही सोचा कि इसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है इस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए और ऑन करने के लिए। यहाँ पर जब एक ही मालिक है तो जितना भी प्रॉफिट होगा और जितना भी लॉस होगा एक ही मालिक सहेगा। अगर इस बिजनेस में 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो एक ही मालिक लेकर जाएगा। अगर लॉस हुआ 50 करोड़ का तो एक ही मालिक को देना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: शॉपकीपर, फोटोग्राफर, प्लम्बर। इसी बिजनेस के फीचर्स के बारे में बात करें, इसमें सिंगल ओनरशिप यानी कि इस बिजनेस को पूरा कंट्रोल किया जाता है एक सिर्फ इंडिविजुअल के द्वारा। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ में पूरी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, यानी कि एक ही इंसान पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं होता है बिजनेस और बिजनेसमैन में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब अगले चैप्टर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं होगा। लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ऑनर की। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। देखो मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। अगर मालिक ने बिजनेस ओपन किया है और किसी से कर्ज ले रखा है और ये कर्ज चुका नहीं पा रहा है, जिससे भी मालिक ने कर्ज लिया है उसको तो चुकाना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है। यह कुछ भी हो सकता है, उसका कार हो सकता है, उसका बिल्डिंग हो सकता है, उसका मोबाइल फोन हो सकता है, या फिर उसकी जमीन हो सकती है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब भी यही होता है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी दावे पर रहेगी। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी कानूनी फॉर्मेलिटीज नहीं लगती हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने की आपको जरूरत नहीं है। बिजनेस आप चाहे जब खोल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस बिजनेस में एक ही मालिक पूरा प्रॉफिट या फिर पूरा लॉस सहेगा। हमने तो इनके फीचर्स के बारे में बात की, अब हम इनके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, यानी कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बंद करने के लिए आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पर कोई कानूनी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जब मन हो बिजनेस ओपन कर लीजिए, आपका जब मन हो बिजनेस क्लोज कर दीजिए। क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो सोल ट्रेडर यानी कि जो मालिक होता है बिजनेस का, इसको जरूरत नहीं होती है किसी से कंसल्ट करने की, यानी कि ज्ञान लेने की, और ना ही तो जरूरत होती है किसी को इन्फॉर्म करने के लिए कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। यह मालिक खुद से डिसीजन ले सकता है। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यह जो बिजनेस की सफलता है यह मेरे दम पर है, यानी कि इस बिजनेस के सफलता के लिए मेरा सिर्फ अकेला हाथ है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो इस बिजनेस का मालिक है उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी उपयोग में लाया जा सकता है उसके कर्ज को पे करने के लिए। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसा कि मैंने बताया कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं लगते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और डायरेक्ट इंसेंटिव, इसका मतलब है कि मैं ज्यादा काम करूंगा मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, मैं कम काम करूंगा मुझे कम प्रॉफिट होगा। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। लिमिटेड रिसोर्सेज इन द टर्म ऑफ मेन, मशीन, मनी, मटेरियल, यानी कि इस बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मेन के टर्म में, यानी कि इंसान तो एक ही है। मशीन, अब एक इंसान कितना चलाएगा, कम से कम 2 चलाएगा, उससे ज्यादा चला पाएगा क्या, नहीं चलाएगा, यानी कि लिमिटेड ही होगा ना। मनी भी उसके पास लिमिटेड ही होगा, मटेरियल भी उसके पास लिमिटेड ही होगा। अरे भाई, एक इंसान भला कितना ही कर सकता है, सब कुछ लिमिटेड ही करेगा ना। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस या फिर लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जो बिजनेस का लाइफ होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ऐसे समझो, मान लो अगर बिजनेस का मालिक मर गया तो बिजनेस कौन चलाएगा। और सुनो,
यहाँ पर अपना दिमाग मत चलाओ कि घर का कोई सदस्य चला लेगा बिजनेस को। अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर एक ही मालिक है। ओके, और इस बिजनेस में जो मालिक की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। यानी कि जो सोल ट्रेडर्स है वो हर चीज में तो अच्छा तो नहीं हो सकता ना, और इसके पास उतना पैसा भी नहीं है कि अफोर्ड कर सके एक्सपर्ट एम्प्लॉय को। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये एक सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। इसको गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ के द्वारा, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। इतना ही नहीं बल्कि इस बिजनेस को मैनेज्ड और कंट्रोल किया जाता है एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसको हम कर्ता या फिर मैनेजर बोलते हैं। यानी कि परिवार में से जो सबसे बड़ा सदस्य है उसी के द्वारा मैनेज कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम कर्ता या फिर मैनेजर बोलते हैं। द डिसीजन ऑफ कर्ता आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर। यानी कि जो कर्ता ने डिसीजन लिया है उसे मानना होगा सभी सदस्यों को। सभी सदस्यों को एक सामान्य रूप से अधिकार मिलता है और जिसको हम बोलते हैं को पार्टनर। और हाँ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से जानते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आने वाली 3 पीढ़ी इस बिजनेस की मेंबर बन सकती है। और मैंने आपको हिंदू लॉ के बारे में बताया था, जिसमें 2 सिस्टम आते हैं, दया भागा सिस्टम, मिताक्षरा सिस्टम। यह वाला सिस्टम वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल होता है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं। और इस वाले सिस्टम में सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर और पूरे इंडिया में इसको एप्लीकेबल किया जाता है, जहां पर मेल मेंबर बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं, यानी कि को पार्टनर। आइए पहले मैं आपको को पार्टनर अच्छे से समझाता हूँ। इमेजिन करिए कि आपके फैमिली में 4 लोग हैं और एक सबसे बड़ा है जिसको हम कर्ता भी बोलते हैं, और जो 3 बच गए जो कि बिजनेस के मेंबर ही हैं, और इन तीनों को एक इक्वल ऑनरशिप मिली है। इसी को हम को पार्टनर बोलते हैं। यानी कि एल्डेस्ट मेंबर को छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं उनको हम को पार्टनर बोलते हैं। लेकिन हाँ, यह बिजनेस के मेंबर ही होने चाहिए, तभी उनको को पार्टनर बोला जाएगा। आइए फीचर्स के बारे में बात करें। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को फॉर्म करने के लिए कम से कम आपके फैमिली में 2 मेंबर तो होने ही चाहिए, और आपके पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पूर्वजों की जमीन जायदाद होनी चाहिए। कंट्रोल, इस प्रकार के बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है कर्ता के द्वारा। लाइबिलिटी, यहाँ पर जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, और बाकी जो अदर मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। कॉन्टिन्यूटी, इसमें कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो बिजनेस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिजनेस अपना चलता रहेगा। इसलिए क्योंकि कर्ता के डेथ के बाद अब जो बड़ा आदमी है, यानी कि एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली है, अब वो कर्ता बनेगा। माइनर मेंबर, अगर परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो यह बिजनेस का मेंबर बन सकता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल इसलिए है क्योंकि कर्ता कोई भी प्रॉम्प्ट यानी कि कोई भी डिसीजन लेगा तो सभी को मानना पड़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर है, यानी कि बहुत पावर है इसके पास। सिंपल शब्दों में बोलूं, अगर कर्ता ने सभी मेंबर्स को बोल दिया कि जूते बनाओ तो जूते बनाना ही पड़ेगा। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंट, अगर कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो बिजनेस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली अब कर्ता बनेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें क्या होता है कि परिवार के सदस्यों की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, बस कर्ता को छोड़कर। इसमें सेक्रेसी मेंटेन रहती है, यानी कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हो तो ये सभी के साथ लीक नहीं होती, यानी कि पब्लिकली लीक नहीं हो पाती है। इसलिए क्योंकि सभी लोग घर के सदस्य हैं और पूरा का पूरा कंट्रोल कर्ता करता है, इस वजह से यहाँ पर सेक्रेसी मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। लिमिटेड कैपिटल, यानी कि हमें कैपिटल की कमी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो दादा परदादा से जमीन मिली है वो तो लिमिटेड ही है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, यानी कि जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मेरा मतलब कि अगर बिजनेस में कर्ज लिया गया है तो कर्ता की सभी जमीन जायदाद सब देनी पड़ेगी कर्ज चुकाने के लिए। डोमिनेंस ऑफ कर्ता,
यह जो करता है बिजनेस को मैनेज तो करता है, लेकिन कभी कभार लोगों की जो एडवाइस है उसे इग्नोर करता है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल ऑफ करता। आपको मैंने बताया था कि एक इंसान हर चीज में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कर्ता के पास भी उतनी स्किल नहीं होगी हर चीज में अच्छा करने के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं लिमिटेड मैनेजरल स्किल। यह वाली टॉपिक खत्म होती है। अब हम बढ़ेंगे पार्टनरशिप की तरफ। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत यह पर्सन के बीच का रिलेशनशिप है जो कि अग्रीड यानी कि सहमत कराता है कि बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होगा हम सभी आपस में बांट लेंगे, और यही पार्टनरशिप की मीनिंग भी है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। 2 और मोर पर्सन। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। फॉर्मेशन। यह जो पार्टनरशिप है इसको गवर्न किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, यानी कि इसी के तहत उसकी फॉर्मेशन की जाती है। अग्रीमेंट। हम जब भी पार्टनरशिप करते हैं तो इसमें एक अग्रीमेंट कराया जाता है पर्सन के बीच में। यह अग्रीमेंट ओरली या फिर रिटन कराया जा सकता है, यानी कि बोलकर और लिखकर भी कराया जा सकता है। लाइबिलिटी। यानी कि इस बिजनेस का जो पार्टनर बना है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दावे पर होती है। रिस्क। इस पार्टनरशिप का जो भी पार्टनर है उसमें जो भी प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो दोनों ही आपस में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर बिजनेस में 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और पार्टनर 2 लोग हैं तो यह 25-25 करोड़ डिवाइड हो जाएगा। वही अगर 50 करोड़ का लॉस हुआ तो भी 25-25 करोड़ डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, बट एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। यही हम एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि यह बहुत आसान होता है फॉर्म करने के लिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक अग्रीमेंट ही लगता है पार्टनर के बीच में। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि इसमें पैसे एक कैपिटल के तौर में ज्यादा मात्रा में मिल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स तो बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फंड्स रेज होगा। बैलेंस्ड डिसीजन, यानी कि जो इसमें डिसीजन है एक अच्छे प्रारूप में लिया जा सकता है क्योंकि सभी से पहले डिस्कस यानी कि कंसल्ट कर लिया जाता है सभी से, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, यानी कि जो रिस्क है यह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। इससे यह होता है कि रिड्यूस हो जाती है एंजाइटी, बर्डन और स्ट्रेस एक इंडिविजुअल पार्टनर का। मेरा मतलब कि एक इंसान को ही सब कुछ नहीं झेलना होगा, जितना भी रिस्क होगा बिजनेस का वो सब कुछ आपस में डिवाइड हो जाएगा। सेक्रेसी। इस बिजनेस की एक अच्छी बात यह है कि इसमें सेक्रेसी मेंटेन रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस के जो अफेयर्स होते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होते हैं, उनको पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन यानी कि रुकावटें होती हैं नंबर्स ऑफ पार्टनर्स को ऐड करने में। इस वजह से जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है पार्टनर के द्वारा ये लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि बिजनेस का जो भी पार्टनर है उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर यह होता है कि अगर पार्टनरशिप चला गया या पार्टनरशिप की डेथ हो गई या उसने रिटायरमेंट ले लिया, यहाँ पर फिर से पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ सकता है दूसरों के साथ, इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए मिलती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उनको रिक्वायर नहीं होता है पब्लिश करना अपना रिपोर्ट्स और अकाउंट्स डाटा। इससे यह होता है कि जो पब्लिक में बैठे लोग हैं इनको नहीं पता चल पाता है फर्म्स के बारे में कि अब फर्म्स में क्या हो रहा है, जिससे कंपनी के बारे में लोगों को नहीं पता चल पाता तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इस पर नहीं बढ़ पाता इस फर्म्स के रिगार्डिंग। अब एक कदम आगे और बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में बात करेंगे। यह पार्टनर 6 प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे नंबर 1 से, एक्टिव पार्टनर। यह ऐसे ही पार्टनर होते हैं जो एक्टिव रह के फर्म्स का मैनेजमेंट करते हैं। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। यह ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिव रह के फर्म्स का मैनेजमेंट तो नहीं करते, यह सिर्फ फर्म्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और लॉस या प्रॉफिट को लेते हैं। इनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। सीक्रेट पार्टनर। ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो फर्म्स में पार्टिसिपेट तो होते हैं लेकिन जनरल पब्लिक को यानी कि लोगों को बताते नहीं है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। इनकी जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड रहती है। नॉमिनल पार्टनर। ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि अपना नाम और गुडविल देते हैं फर्म्स को। ये ना ही तो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ना ही तो प्रॉफिट को लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ऐसे समझिए यह क्रिकेटर विराट कोहली है। अब एक फर्म है, यह फर्म आकर विराट कोहली से बोलती है कि मैं आपका नाम यूज करना चाहती हूँ
और विराट कोहली से परमिशन दे देते हैं कि हाँ यूज कर लो मेरा नाम, और इस फर्म का नाम रखा जाता है विराट कोहली जनरल स्टोर। लेकिन जो विराट कोहली है इसने इस फर्म में पैसे नहीं लगाए और ना ही तो इस फर्म से प्रॉफिट ही लेगा। लेकिन मान लो कल को इस बिजनेस को कुछ हुआ तो जितना भी ब्लेम होगा या जितना भी कर्ज होगा यह विराट कोहली को ही देना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड रहेगी। पार्टनर बाय स्टॉपेल, ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो अपने शब्दों से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं और लोगों को लगता है कि यह फर्म्स का पार्टनर है, लेकिन असल में यह पार्टनर नहीं है। इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। द लास्ट वन, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यह ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो गलती से बिजनेस का पार्टनर तो बन जाते हैं लेकिन असल में यह पार्टनर नहीं होते हैं। इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। एक क्वेश्चन है, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर? इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, माइनर कभी भी बिजनेस का पार्टनर नहीं बन सकता। इसलिए क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि पार्टनर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। यह जो पार्टनर होता है यह एक पार्ट होता है पार्टनरशिप का। वही पार्टनरशिप एक तरीके की बिजनेस है जहां पर दो और दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं और एक बिजनेस को रन करते हैं। अच्छा, तो हम वापस आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे। यह जो पार्टनरशिप है इसको क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। यह जो ड्यूरेशन वाला पार्ट है यह फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है, पार्टनरशिप एट विल, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। यह एक ऐसी प्रकार की पार्टनरशिप है जो कि पार्टनर के रहने से ही पार्टनरशिप रहती है और इस पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। वही लाइबिलिटी वाला पार्ट भी आपका दो हिस्सों में डिवाइड है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वही लिमिटेड पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती है और बाकी के जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड होती है। यह जो इस प्रकार के बिजनेस होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमें एक एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है और इस एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। आइए फिर जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है एक स्टैम्प पेपर पे जो स्पेसिफाई करता है टर्म्स एंड कंडीशन एक पार्टनरशिप का, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यह जो पार्टनरशिप डीड होता है इसमें क्या क्या रिटर्न होता है? इसमें रिटर्न होता है नेम ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म का नाम है यह पार्टनरशिप डीड पे लिखा हुआ होता है। लोकेशन या एड्रेसेस ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस कितना समय तक चलेगा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि यह भी रिटर्न होता है कि किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स के बीच में कितना कितना रेशियो में पैसा डिवाइड होगा, यह भी यहाँ पे रिटर्न होता है। उनकी सैलरीज कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना होगा कैपिटल पे, इंटरेस्ट कितना होगा ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर पर। यहाँ पर ड्राइंग का मतलब है जब बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसे खुद के खर्च के लिए निकालता है तो इसको हम ड्राइंग बोलते हैं। एंड द लास्ट वन, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, यानी कि अगर पार्टनर्स के बीच में विवाद हुआ कोई तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यह भी यहाँ पे रिटर्न होता है। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, यानी कि साथ में मिलकर, और सोसाइटी का मतलब होता है समाज। यानी कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे समाज के लोग आपस में आकर एक नए बिजनेस का फॉर्मेशन करते हैं। यह कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्संस का, यानी कि पूरी तरीके से आजाद, बोले तो इंडिपेंडेंट। यहाँ पर लोग साथ में आते हैं और इनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि लोगों की सहायता करना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत सभी को साथ में आकर काम करना होता है कॉमन पर्पस के लिए। इनका एम होता है प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना इकोनॉमिक को। ये जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं इनको कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना अंडर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 लोगों की और ज्यादा से ज्यादा नहीं बता सकते, यानी कि अनगिनत हो सकते हैं। आइए इनके भी फीचर्स के बारे में बात कर लें। वॉलंटरी एसोसिएशन। अगर कोई बंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास एक कॉमन इंटरेस्ट या फ्री में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। अगर ये लीव करना चाहता है तो एक प्रॉपर नोटिस दे सकता है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से लीव कर सकता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से वॉलंटरी एसोसिएशन मिलता है, यानी कि पूरी तरीके से आजादी। लीगल स्टेटस। यह जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं
इनका कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना और इनको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देना। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है यह लिमिटेड होती है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है वोट के द्वारा और एवरी मेंबर्स के पास 1 वोट होता है, यानी कि यह वाला रूल फॉलो किया जाता है, 1 मैन 1 वोट। सर्विसेज मोटिव, इनका मेन मोटिव होता है कि लोगों को सर्विसेज दें, न कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। नेक्स्ट वन, बाउंड बाय गवर्नमेंट्स रूल, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं यह रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधी हुई होती हैं जो कि बनाने वाली अपनी गवर्नमेंट होती है। इसके भी एडवांटेजेस के बारे में बात कर लें। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, यानी कि 1 मैन 1 वोट। ईज ऑफ फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 10 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है और इसके रेगुलेशंस भी बहुत आसान होते हैं। हमें फेव लीगल फॉर्मेशंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि फॉर्मेलिटीज। लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है यह लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट, ये जो सरकार होती है उनको सपोर्ट करती है लोन्स देकर लोअर इंटरेस्ट रेट पर, सब्सिडीज एंड बाय चार्जिंग लेस टैक्सेस पर, यानी कि जो गवर्नमेंट है उनको लोन देती है सस्ते दामों पर, सब्सिडीज यानी कि छूट देती है और उनसे टैक्स भी बहुत कम चार्ज करती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, इनका स्टेबल एग्जिस्टेंस इस वजह से होता है क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। यही अगर किसी की डेथ होती है तो बिजनेस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, यह जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं यह कैपिटल की समस्या को झेलती हैं, इसलिए क्योंकि यह यूजुअली फॉर्म किया जाता है लोगों के द्वारा जो कि एक लिमिटेड मींस के लिए ही आते हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको मैनेज किया जाता है इलेक्टेड मेंबर के द्वारा जो कि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं एक्सपर्ट एम्प्लॉय को और एक्सपीरियंस पीपल्स को, और जो एक्सपीरियंस पीपल होगा इसको भी हाई सैलरी नहीं दे पाएंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं ये अपना बेस्ट एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, इसलिए क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता है एफर्ट्स और रिवार्ड के बीच में। लैक ऑफ सेक्रेसी, यह सेक्रेसी टर्म को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है जो कि एक नई आइडिया सोच रही है कुछ नया करने की। यह जो नई आइडिया है यह एम्प्लॉय को पता चल गई। अब ये एम्प्लॉय क्या करेगा कि अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ शेयर करेगा कि यह कंपनी कुछ नया करने वाली है, और ऐसे में क्या होगा कि जो इस कंपनी की कंपिटिटर्स होगी इसको भी ये आइडिया पता चल जाएगा और यह इस कंपनी से बेटर कुछ न कुछ कर देगी, यानी कि जो कंपनी है इसकी सेक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाई। ओके, तो आते हैं टॉपिक पे। यही सेम चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ भी होता है। यहाँ पर जितने भी अफेयर्स होते हैं इनको ओपनली डिस्कस किया जाता है मीटिंग्स में, जिससे कि डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करने में सेक्रेसी को। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ये जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इनमें रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा ही पूरा गवर्नमेंट का ही लगाया जाता है। अगर हम एक नजरिए से देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पूरा कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के ही द्वारा। और हाँ, इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 6 और टाइप्स हैं। आइए फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 1, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको ओपन किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, इसलिए ओपन किया जाता है ताकि यह एलिमिनेट कर दे मिडिलमैन को बाय इस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर। एलिमिनेट मिडिलमैन का क्या मतलब है? देखिए, हम आगे चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड कंज्यूमर। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है यह प्रोड्यूस करता है गुड्स को, और जो होलसेलर है उसको प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, और जो होलसेलर है ये कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अगर हम देखें तो जो होलसेलर है यह इन दोनों के बीच में आ रहा है और यही आपका मिडिलमैन है, यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने इसको एलिमिनेट किया है मिडिलमैन को। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करेगी कि परचेज करेगी गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में और सेल करेगी एक अच्छे प्राइस में, यानी कि रीजनेबल प्राइस में। अच्छे प्राइस का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगा, इसका मतलब है कि जिस प्रोडक्ट का दाम होना चाहिए असल में उतने का ही बेचना। यानी कि एक पेन का दाम 3 रुपए है तो आप 5 रुपए में मत बेचो ना, 3 रुपए में ही बेचो ना। ओके। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको ओपन किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा ताकि रॉ मटेरियल्स को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सके और जो इसकी कॉस्ट है वो कम करा सके। ऐसे समझो, मुझे पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल इंक की जरूरत पड़ेगी। मुझे इंक 1 लीटर 10 रुपए का मिल रहा है, वही अगर मैं 1 लीटर ना लेकर डायरेक्टली 10 लीटर ले लूं जो कि इसका असल में कॉस्ट 100 रुपए हो रहा है, लेकिन मुझे 90 रुपीज में ही मिल जाएगा। अब हम इंक का प्राइस कैलकुलेट करें तो हमें अब 1 लीटर 9 रुपए का ही मिल रहा है। नंबर 3, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको भी ओपन किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा ताकि ये जो अपने आउटपुट बनाए, यानी कि जो उन्होंने माल बनाया हुआ है उसको सेल कर सके सेंट्रलाइज एजेंसी के द्वारा। नंबर 4,
फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको ओपन किया जाता है फार्मर्स के द्वारा ताकि ये सीड्स को बाय कर सकें लोअर प्राइस में और इससे जो आउटपुट निकल रहा है उसको बेच सकें हायर प्राइस में। यानी कि जो अपने किसान हैं उन्होंने गेहूं की सीड को खरीदा 100 रुपए क्विंटल और इस सीड को खेतों में लगाया, इसकी सिंचाई की और जब इसका आउटपुट यानी कि जब फसल उग जाएगी अब इसको बेचेंगे 1000 रुपए क्विंटल। तो आपने देखा 100 रुपए का खरीदा था लेकिन अब 1000 रुपए क्विंटल बेच रहे हैं। नंबर 5, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको ओपन किया जाता है मेंबर ऑफ द सोसाइटीज के द्वारा ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके मेंबर्स को जो कि मनी लेंडर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को। यहाँ पर लोन्स को इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रोवाइड किया जाता है और रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिया जाता है, यानी कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। नंबर 6, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसको ओपन किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा जिनका सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो और यही कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनकी डिमांड को फुलफिल करती है, उनको एक अच्छा सा घर कम दाम में प्रोवाइड कराकर। आइए बढ़ते हैं लास्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑन किया जाता है मिलकर शेयर होल्डर्स के द्वारा। यह शेयर होल्डर्स कौन होता है? जो कि कंपनी के शेयर को खरीदता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे आने वाले चैप्टर में, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को सेटअप किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। यह कंपनी डिस्क्राइब करती है कि मैं एक आर्टिफिशियल पर्सन हूँ और मेरी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। इतना ही नहीं बल्कि इस कंपनी के पास अपनी खुद की कॉमन सील यानी कि स्टैंप होती है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। लगे हाथ इसके फीचर्स के बारे में भी बात करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि कंपनी खुद की ही मालिक होगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट फॉलो होता है। इसका मतलब है कि बिजनेस और ग्रुप जो कि लीगली सेपरेट होंगे प्रोप्राइटर और मेंबर से। और सरल भाषा में समझो, बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग अलग होंगे। यह जो एंटिटी होती है यह खुद की लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है जो कि डिफरेंट होती है ऑनर, डायरेक्टर और शेयर होल्डर से। यह ऑनर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर क्या होता है इसको हम डिटेल्स में इसी चैनल पर ही पढ़ेंगे और आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं टॉपिक पे। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर हर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है यह लिमिटेड होती है। कंट्रोल, यह जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की ओनरशिप होती है यह शेयर होल्डर्स के पास होती है और मैनेजमेंट का पूरा राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के पास होती है। कॉमन सील, यह एक स्टैम्प की तरह होता है जो डिक्लेयर करता है यह हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि यह स्टैम्प जिस पर भी लगा दिया जाता है और यह घोषित हो जाता है कि यह हमारी प्रॉपर्टी है या फिर हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। रिस्क बियरिंग, यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट्स होगा यह डिवाइड हो जाएगा शेयर होल्डर्स के पास और जितना भी लॉस होगा यह भी डिवाइड हो जाएगा शेयर होल्डर्स के पास। हमने इनके फीचर्स के बारे में जाना, अब हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है यह लिमिटेड होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं हम इनको इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी देखने के लिए मिलती है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कंपनी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, यह जो कंपनी होती है यह कलेक्ट कर सकती है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मेंबर्स। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यह जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है ये अफोर्ड कर सकती है हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट एम्प्लॉय को क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। अच्छा, तो इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। डिफिकल्ट टू फॉर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्मेशन करने का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे कानूनी दस्तावेजेस की जरूरत पड़ती है। लैक ऑफ सेक्रेसी, यहाँ पर सेक्रेसी मेंटेन करने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इसलिए क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं उनको रिक्वायर होता है कि अपना एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट्स पब्लिश करें। डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये जितनी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं इनमें नंबर्स ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं, जिससे होता है क्या है कि सबकी अलग अलग राय होती है, इसीलिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो बहुत ज्यादा समय लगता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ओलिगार्किक मैनेजमेंट का कंसेप्ट बोलता है कि जो कंपनी है यह बोलती है कि जो कंपनी को मैनेज किया जाता है वो डेमोक्रेटिकली मैनेज किया जाता है, लेकिन असल में इसको मैनेज किया जाता है कुछ ही लोगों के द्वारा, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यह जो कंपनी होती हैं कभी कभार जो डिसीजन लेती हैं सिर्फ अपना ही फायदा देखकर लेती हैं और शेयर होल्डर्स के फायदों को इग्नोर करती हैं। ओके, तो हमने वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जो कि मैं होप कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये जो कंपनियां होती हैं उनको ओनरशिप के बेसिस पे दो पार्ट में बांटा जाता है, प्राइवेट कंपनी,
पब्लिक कंपनी, और यह इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आइए हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और बारी बारी से समझ लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 50, वही पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 हो सकते हैं और मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड। यह कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती है जनरल पब्लिक को कि आप मेरा बाय करिए शेयर्स और डिवेंचर्स को, जबकि पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को कि आप मेरा बाय करिए शेयर्स और डिबेंचर्स को। यहाँ पर कुछ पाबंदियां होती हैं कि आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप पूरी तरीके से फ्रीली शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं इनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, लेकिन यही पब्लिक कंपनियां जब तक इनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए तब तक ये बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। ये जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनके नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड यानी कि पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ होता है। यही पब्लिक कंपनी में नाम के बाद एलटीडी लिखा हुआ होता है। यहाँ पर मिनिमम कैपिटल आपको रिक्वायर होती है 1 लाख की, जबकि यहाँ पर आपको रिक्वायर होती है 5 लाख की। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के कुछ एग्जाम्पल हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। बस एक टॉपिक और बच गई। अरे नहीं, खत्म हो गया। जाओ एग्जाम में मचा के आओ। हम मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर, बाय बाय।